सबको नमस्कार। हमने इससे पहले के लेक्चर के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र के दो टॉपिक पढ़े हैं। एक में पूर्ण रूप से परावर्तक माध्यम भरा हुआ था और एक में आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम भरा हुआ था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें है भिन्न भिन्न मोटाई के और भिन्न भिन्न परावर्तक के माध्यम। मतलब एक ही माध्यम नहीं है, आज हम लोगों ने n माध्यम भरे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और n माध्यम भरे हैं और इनकी मोटाइयां जो है T1, T2, T3 एंड डैश 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 Tn मोटाइयों के हैं। इन माध्यमों के जो परावर्तक की वैल्यू है वो एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डैश 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 एप्सिलॉन Rn है। और फिर वायु या निर्वात की जो मोटाई है वो कितनी होगी। देखिए, टोटल दूरी जो होती है प्लेटों के बीच की वो आप जानते हैं हम लोग स्मॉल डी मान के चलते हैं। ये टोटल दूरी है। इस स्मॉल डी में से यदि सभी माध्यमों की मोटाई को माइनस कर दिया जाए, n माध्यमों की मोटाई को माइनस कर दिया जाए तो पीछे बचा हुआ शेष भाग कौन होगा? वो होगा निर्वात या फिर वायु। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी में से सभी मोटाइयों को माइनस करेंगे, अर्थात वायु या निर्वात की जो मोटाई आने वाली है वो होगी डी में से घटाने पर। किनको? सभी माध्यमों की मोटाइयों को हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच की कुल दूरी में से घटा देंगे। तो ये दूरी किसकी हो जाएगी? निर्वात या वायु की हो जाएगी। और माध्यमों की मोटाई जो है उसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है, T1, T2, T3 डैश 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 Tn। ये थ्योरी हो जाएगी नोट्स बनाते समय हमारी। क्या होगी थ्योरी? कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 डैश 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 Tn मोटाई के माध्यम उपस्थित हैं और इन माध्यमों के परावर्तक एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डैश 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 एप्सिलॉन Rn है तथा इन प्लेटों के मध्य वायु या फिर निर्वात की जो मोटाई है वो होगी D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn। तो अब वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कैसी होगी? वायु या निर्वात माध्यम के बिना जो क्षेत्र है, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या है? Q है इन संधारित्र की प्लेटों पर आवेश और A क्या है? इन संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम लोग माध्यमों में तीव्रता निकालेंगे। अलग अलग माध्यमों में तीव्रता भी अलग अलग होगी क्योंकि माध्यमों का परावर्तक वैल्यू भी अलग अलग है। तो पहले माध्यम में तीव्रता Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 हो जाएगी और दूसरे माध्यम में तीव्रता Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 हो जाएगी। और इसी प्रकार से चलते चलते nवें माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn हो जाएगी। मतलब चेंज किसमें आना है? परावर्तक के अंदर चेंज आ जाना है केवल और केवल। तो ये तीव्रताएं होगी। और हम जानते हैं कि जो धारिता की परिभाषा होती है उसमें हमें प्लेटों के मध्य विभवांतर की जरूरत पड़ती है। तो इन तीव्रताओं की मदद से हम क्या ज्ञात करेंगे? विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं। संधारित्र का विभव
ही तो प्लेटों के मध्य विभवांतर है। ये कैसे ज्ञात होगा? ये ज्ञात होगा वायु या फिर निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यमों में विभवांतर, इन दोनों के बीजगणितीय योग से हम संधारित्र का विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा वायु में विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला हमने पीछे के 2 टॉपिकों में अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकांक आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य तीव्रता गुणा में विस्थापन। तो निर्वात या वायु की चर्चा हो रही है, तो इसमें तीव्रता कितनी हो जाएगी? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और विस्थापन कितना है? विस्थापन अर्थात वायु में मोटाई लिख रही है, तो वो होगी D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn। ये हो जाएगी वायु में मोटाई, अर्थात वायु में विस्थापन, और प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, पहले माध्यम की चर्चा, मोटाई कितनी है? T1। ये हो गया विभवांतर पहले माध्यम के लिए, और प्लस इसी प्रकार से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और T2। ये हो गया दूसरे माध्यम के लिए विभवांतर, प्लस इसी प्रकार से सभी माध्यमों के लिए हम लोग विभवांतर निकालेंगे और इन सभी विभवांतरों का क्या कर देंगे? हम लोग बीजगणितीय योग कर देंगे। तो ये हो जाएगा इन सभी विभवांतरों का इस प्रकार से योग। अब इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन निकालते हैं। संधारित्र का विभव अर्थात प्लेटों के मध्य विभवांतर बराबर होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सब में से कॉमन आ गया। तो इधर क्या बचता है? इधर बचता है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, और इनमें से भी Q अपॉन A एप्सिलॉन कॉमन आ गया है, तो इधर बचेगा हमारे पास P1 अपॉन एप्सिलॉन R1, P2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो आएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आ गया है प्लेटों के मध्य विभवांतर। धारिता की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या कहती है? परिभाषा क्या कहती है धारिता की? परिभाषा कहती है संधारित्र की धारिता बराबर संधारित्र का आवेश बटा में संधारित्र का विभव। तो विभव हमने संधारित्र का आवेश ज्ञात किया है, वो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं। तो जो ये हमने विभव ज्ञात किया है वो इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो C बराबर बनेगा Q अपॉन V की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो V की वैल्यू है Q, और गुणा में क्या है? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn, और प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और इसी प्रकार से Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। और जो ये अपॉन में पड़ा है A और एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, A और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर। ये वैल्यू रख दी हम लोगों ने, Q से Q कट हो जाएगा, तो C बराबर बचेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn, और प्लस
T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और इसी प्रकार से सभी माध्यम के लिए हम लोग लिख देंगे और इनका क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो ये जो सूत्र बना है ये भिन्न भिन्न माध्यमों और भिन्न भिन्न मोटाई के माध्यम जो है, अलग अलग परावर्तन के जो माध्यम है उनकी उपस्थिति में संधारित्र की धारिता का सूत्र बना है। अब हम लोग इस सूत्र की मदद से पहले के रिजल्ट को तैयार कर सकते हैं। यदि सभी माध्यम जो हैं उनकी मोटाई T1, T2, T3 ये सभी 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये होगा। तो कोई माध्यम उपस्थित नहीं है तो निर्वात या वायु उपस्थित होने की स्थिति में धारिता का सूत्र बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं बढ़ता है क्या। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस, ये सभी 0 हो गए, तो इसमें कुछ आएगा नहीं, ये भी 0 हो गए, तो ये सिर्फ D रह गया अपॉन में, सिर्फ अपॉन में क्या रह गया, D। तो ये होगा सूत्र किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ये कब बनेगा, जब सभी माध्यमों की मोटाई क्या हो, 0 हो, अर्थात कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं हो। तो अब हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, तो दिया है हमें समांतर प्लेट संधारित्र और धारिता C। प्लेटों के मध्य दूरी D है, हम भी अमूमन D ही लेते हैं। तो दिया क्या है, संधारित्र की धारिता दी है, धारिता दी है C, और सूत्र क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, D उनके बीच की दूरी होती है, जो हमें D ही दी हुई है। आगे क्या कहता है प्रश्न, यदि प्लेटों के मध्य 3/4D दूरी में एप्सिलॉन R परावर्तनांक वाला पदार्थ भर दिया जाए। यह ध्यान दीजिए आप, क्या कह रहा है वो आपको, वो कह रहा है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच की जो दूरी D है उसमें से कितने भाग में परावर्तनांक भरा जा रहा है, 3/4D दूरी में परावर्तनांक भरा जा रहा है। तो फिर शेष भाग खाली है, जिसे हम निर्वात या वायु के रूप में देखेंगे। तो ये कौन सा टॉपिक बना, ये बना आंशिक रूप से परावर्तनांक भरा हो प्लेटों के मध्य, वो वाला टॉपिक बना। तो प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि जो माध्यम की मोटाई है, माध्यम की जो मोटाई है वो है T का मान 3/4D। ये हमें प्रश्नानुसार दिया गया है। और परावर्तनांक की वैल्यू कितनी दी गई है, परावर्तनांक की वैल्यू हमें दी गई है एप्सिलॉन R, ये प्रश्नानुसार दिया गया है। और आंशिक रूप से जब परावर्तनांक माध्यम भरा हो तब धारिता कितनी होती है, आंशिक रूप से जब परावर्तनांक माध्यम भरा हो तो धारिता होती है C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। आपको ये सूत्र याद भी करने हैं, याद नहीं है तो संभवतः आपको याद होंगे पहले से ही। तो C डैश बराबर बनेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। T की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/4D।
और प्लस टी की वैल्यू पुनः रखेंगे 3/4 डी। तो अब हम लोग इसमें से सभी में से डी को कॉमन निकालेंगे। ए एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 1 माइनस 3/4। इन दोनों में से डी निकल चुका है, और प्लस 3/4 एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या बन गया है, समीकरण 1 बन गया है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी समीकरण 1 बन गया है, सी बन चुका है ये। तो सी डैश बराबर सी बन चुका है ये, अपॉन में 1 में से 3/4 को माइनस किया तो 1/4 प्लस 3/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है, इन दोनों का एलसीएम आने वाला है 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सी डैश बराबर बढ़ेगा सी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचेगा एप्सिलॉन नॉट प्लस 3। तो इसको हल करते हैं, तो ये बनेगा सी डैश बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस 3, ये बनेगा सी डैश। और सी डैश क्या है, नई धारिता, मतलब धारिता क्या होगी प्रश्न में पूछा गया है, तो धारिता सी डैश होगी, और इसका मान होगा 4 एप्सिलॉन नॉट गुणा में सी बटा में एप्सिलॉन नॉट प्लस 3।